Hello everyone, my name is Surabhi Singh and this is the last video of the Biology CGP DTM Patent Officer. This is the video 8. टॉपिक हम कवर करेंगे पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो आपका पॉल्यूशन होता है बेसिकली हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि जो आपके अनफिट सब्सटेंस हैं बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। पॉल्यूशन आपका एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है। तो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर या सब्सटेंस है उसमें जो अनफिट बेसिकली सब्सटेंस है उनको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। जैसे अगर हम डिग्रेडेबल पॉल्यूशन की बात करते हैं, जो आपके डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं लाइक आपके जो घर का कचरा होता है, बनाना का जो छिलका हुआ, ठीक है, ये आपके डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सेवेज एंड डिस्कार्ड वेजिटेबल। उसके बाद आता है ये आपके बहुत ही जल्दी आपके डिग्रेड कर जाते हैं, मतलब बहुत इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 डेज़ के अंदर ये आपका डिग्रेड कर जाते हैं। फिर आता है आपका स्लोली डिग्रेडेबल। स्लोली डिग्रेडेबल में आते हैं आपके प्लास्टिक, DDT, ठीक है, जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं, इनको डिग्रेड होने में टाइम लगता है। उसके बाद आता है आपका नॉन डिग्रेडेबल लाइक लेड, मरकरी होता है, ये आपके डिग्रेड नहीं होते हैं तो इनको बैन कर दिया गया है। ये आपके सबसे हार्मफुल पॉल्यूशन होते हैं। लाइक अगर आपका जो कहते हैं थर्मामीटर है, थर्मामीटर को कभी भी आपको ऐसे अगर वो टूट जाता है तो आपको ऐसे ही डिस्पोज नहीं करना है, बिकॉज अगर आप उसको डस्टबिन में डिस्पोज करते हो तो कहीं ना कहीं वो काऊ, डॉग या कोई भी एनिमल अगर उसको खा लेगा तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। ये आपका नॉन डिग्रेडेबल है, ये आपका डिग्रेड नहीं करता है। इसीलिए जो लेड, मरकरी वगैरह होता है इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इनको डिस्पोज करना होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भी आपके 2 टाइप हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में एज इट इज़ पाए जाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट हैं जो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से बनते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो आपके नेचुरल फॉर्म में नहीं पाए जाते, आफ्टर रिएक्शन मिलते हैं, उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो आपके होते हैं कि परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक, DDT ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी होते हैं जो आपके इंट्रैक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जो आपको पाए जाते हैं, पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट होते हैं, ये आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की इंट्रैक्शन से जो आपके पॉल्यूटेंट बनते हैं उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव होते हैं ये आपकी बेसिकली मैन मेड नहीं होते हैं, लाइक दीज डू नॉट अकर इन द नेचर एंड आर। तो जो आपके क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं ये आपकी नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये आपका मैन मेड होते हैं, लाइक आपका DDT हो गया, फंगीसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, ये सारे आपके क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, जो आपके बेसिकली पॉल्यूटेंट में होते हैं और ये मतलब बेसिकली इसका असर इतना नहीं होता है जब तक ये थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। दीज अकर इन द नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा होने के बाद ही ये पॉल्यूटेंट आपके डोमिनेटिंग या एक्टिव होते हैं, इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखना कि मेजर एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ऑप्शन दे देगा कि विच इज़ नॉट द एयर पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो आपके एयर पॉल्यूशन नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेसिकली ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, लाइक आपका वुड है, कोल है, इनके इनकम्प्लीट बर्न होने से, ठीक है, इनकम्प्लीट बर्न ऑफ अ कोल, वुड, तो इसकी वजह से जो आपका गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कम्बशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सच एज सिगरेट्स। और ये आपकी जो होती है कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान के रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? अभी जैसे आपका जो व्हीकल होता है, व्हीकल की वजह से जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन निकलता है, इसीलिए हम BS4 BS3 से नॉर्म्स आपके शुरू हो गए थे। दिल्ली में आप देखते हो कि जो डीजल गाड़ियां हैं वो 10 साल पे बैन कर दी गई हैं। तो क्या रीज़न है इसका? यही रीज़न है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका कोल और नेचुरल गैसेस के बर्न करने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को आपके
हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो ये ऑयल और नेचुरल गैसेस के बर्न होने से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो आप AC और रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो उसमें जो उसकी वजह से जो एक गैसेस निकलती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये आपका बेसिकली ओजोन लेयर को भी आपका रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले कर रही है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ओजोन की मैं बात करती हूँ तो ओजोन दो तरीके हैं, जैसे आपकी 5 लेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपका ओजोन होता है जो कि आपका अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ पे आने से रोकता है, तो वो जो ओजोन लेयर होता है ये एज अ गुड वर्क करता है हमारे लिए। तो इस ओजोन लेयर को ये क्या करती है कि रिड्यूस करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ठीक है। और एक ओजोन गैस पाई जाती है जो कि इन्वायरमेंट यानी अर्थ पे पाई जाती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ओजोन लेयर और ओजोन गैस से आप कंफ्यूज मत होना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका एसिड रेन में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, और ये बेसिकली कोल और थर्मल पावर प्लांट से, जैसे NTPC पावर प्लांट है उनके वहाँ पे जो कोयला आपका बर्न होता है उससे जो गैस निकलती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करती है। अगर आपको पता हो तो NTPC का एक बदरपुर में प्लांट था जिसको बंद कर दिया गया, तो वो उसका बंद करने का मेन रीज़न ही था बिकॉज वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन था। इसीलिए आप देखते हो कि जो इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है, जो ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है लाइक NTPC और आपके जो भी शुगर फैक्ट्री वगैरह है वो आपकी सिटी से थोड़ी दूर लगाई जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इज SPM इज इम्पॉर्टेंट फॉर एयर पोल्यूशन और नॉट। तो ये आपका बेसिकली आपके जो एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ आप सॉलिड पार्ट देखते हो, ठीक है, इस टाइप से। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड द वेपर। तो ये बेसिकली आपकी विजिबिलिटी को कम कर देता है। जैसे आप हल्का सा अक्टूबर नवंबर वगैरह में देखोगे तो एक आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं आएगी। लंदन स्मॉग का आपने नाम सुना होगा। तो ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है जो हल्का सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये आपकी मतलब विजिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। लेड जो होता है बेसिकली पेट्रोल डीजल बैटरी में, हेयर डाई कलर वगैरह में आपका लेड पाया जाता है, और लेड बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और बहुत डैमेज कर देता है। तो लेड इज़ द मेन इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट आता है ओजोन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ओजोन एक यहाँ पर जो ये है बेसिकली ओजोन लेयर है, ये आपका रेस्पिरेशन में इफेक्ट करता है। ये जो अर्थ पे पाई जाती है वो ओजोन लेयर आपकी हार्मफुल है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो आपकी गुड ओजोन लेयर होती है। तो जो ये ओजोन होती है ये इंडस्ट्री और व्हीकल से जो निकलती है, ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको हम कहते हैं, ये आपके रेस्पिरेशन को इफेक्ट करती है। तो बेसिकली ये 7 गैसेस हैं जो आपकी जो एयर पॉल्यूटेंट है उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये आपकी बहुत हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में बेसिकली जो आपकी रिवर का पानी है, जो आपके तालाब का पानी है, वो आपका पॉल्यूट होता है, उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं। तो उन अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से जो हमारा पॉल्यूशन होता है उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, नॉन पॉइंट सोर्स हो सकता है। पॉइंट सोर्स का मतलब है कि आपको पता है कि पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, बेसिकली घर के मतलब घर जो भी आपका पानी निकल रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन है। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब है कि जैसे इंडस्ट्री वगैरह से या जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से जो पानी निकल रहा होता है वो जाके रिवर में और बेसिकली तालाब में कहीं मिल जाता है, तो वो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेस होते हैं। एग्रीकल्चर सोर्स की वजह से जो सिंचाई वगैरह के बाद जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, DDT यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो पानी जो बहकर जाता है वो आपके वाटर को पॉल्यूट कर देता है। थर्मल पॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया कि NTPC ऐसे पावर प्लांट हैं जो बेसिकली बहुत हॉट वाटर यूज़ करते हैं। बेसिकली जब ये कोल को बर्न करते हैं और गैस निकलती है तो वो वाटर को यूज़ करते हैं कोल को ठंडा करने के लिए, बल्कि स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली। तो वहाँ से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। अंडरग्राउंड पॉल्यूशन, जैसा आप जानते हो कि पहले के टाइम में हम नल का पानी पीते थे, तो हम ये इमेजिन करते थे कि जो हम बहुत 10 फीट अगर अर्थ को खोद कर हम नल को लगा रहे हैं तो वहाँ से हमारा प्योर पानी आएगा, बट कि अब ऐसा नहीं है। अर्थ काफ़ी ज़्यादा नीचे में भी हमारे हमने बैक्टीरिया इतने बेसिकली फर्टिलाइज़र
यूज़ किए हैं कि अब वो अंडर वाटर पॉल्यूशन भी आपका हो चुका है। मरीन पॉल्यूशन का मतलब है कि जो आप देखते हो कि ये शिप चलती होती हैं, तो इनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसमें हमारी ओशियन में जो एक्वाटिक एनिमल हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जो आपकी टॉन होते हैं, बेसिकली एल्गी होती है, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के वाटर पॉल्यूशंस हो गए। वाटर पॉल्यूशन में बेसिकली 2 वर्ड्स आते हैं, BOD एंड COD। BOD इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जो ये BOD है वो आप ध्यान देना, यहाँ पे आप सही कर लेना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे आपका ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ हार्मफुल 1 मिनट, सब सेलेक्ट नहीं हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री से कुछ वेस्टेज आ रहा है पानी के फॉर्म में, जिसमें आपकी कुछ अनफिट सब्सटेंस है, ये आपके वाटर में मिक्स होते हैं। तो ऑलरेडी वाटर में कुछ ये जो पर्पल आपको दिख रहे हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ये गंदा पानी आ रहा होता है इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी आप अर्थ पे अगर आप कोई केले का छिलका या कुछ भी ऐसे डाल देते हो तो कुछ टाइम बाद कुछ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको अंदर ही अंदर खाकर उसको फिर वापस से उसी अर्थ में मिला देते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिंग के लिए जो बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी तरीके से पानी में भी आपके कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके ये अनवांटेड सब्सटेंस आ रहे होते हैं, उनको ये बेसिकली डिकम्पोज करते हैं। तो इनका अच्छा रोल होता है, जो आपको पर्पल में जो दिख रहे हैं इनका अच्छा रोल होता है, बिकॉज ये जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं इनको डिकम्पोज करके इनकी हार्म को ख़त्म करते हैं। तो इसी तरीके से आपके 2 पॉइंट्स हैं, एक है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय अ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये पर्पल थे इनको हम बेसिकली ऑक्सीजन को जो ये डिज़ोल्व करते हैं, द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनको हम बेसिकली डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी कहते हैं, जो कि आपके हार्मफुल इफेक्ट को, जो हार्मफुल आ रहे हैं उनको डिकम्पोज करेंगे। तो जितना आपका बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंस आएंगे उतना ही डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना आपको उन सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए। तो आप फिलहाल इनका फुल फॉर्म याद रखो, इतनी डीप में नहीं जाएगा, बस आपको वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये आपका बायोडिग्रेडेबल मैटर के लिए है, जबकि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों मटेरियल के लिए, मैटर के लिए यूज़ होता है। तो इतने में यही डिफरेंस है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली ये दोनों ही वही काम करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, ये जो आपकी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको हम डिकम्पोज करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन होती है जो वाटर में प्रेजेंट होती है, इसका रोल होता है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट आ रही है हमारे पानी में मिल रही है उनको ये डिकम्पोज करेगी। पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट देयर बाय एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन, ठीक है। तो जो हमारा गंदा पानी होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा, जो आपकी फिशेज़ हैं पानी के अंदर जो बेसिकली इनहेल करती हैं, सांस लेती हैं गिल, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी मछलियाँ मरने लगती हैं जब आपके पानी में आपका कुछ फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसे एग्रीकल्चर से निकले हुए वेस्ट आएंगे, तो वो आपकी मछलियों को जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उनको वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर जाएंगे, क्योंकि उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या करता है, विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो आपका डिक्रीज़ करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द BOD COD हो गया है। इफेक्ट आप देख लेते हैं, इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लाइक जो मरकरी है इसकी वजह से मिनीमाटा डिसीज़ होता है, कैल्शियम की वजह से, कैडमियम की वजह से इटाई डिसीज़ होता है, इसको आउच डिसीज़ भी बोलते हैं। इसमें आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। नाइट्रेट की वजह से बेसिकली ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है, इसमें आपका ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं जा पाती है। फ्लोराइड आयन की वजह से फ्लोरोसिस होता है, और आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज़ होता है, जो आपका डायरिया और स्किन और लंग के कैंसर होते हैं। लेड की वजह से एनीमिया होता है, आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, और आपका बेसिकली
जो आपका गम है बेसिकली, उसके अलावा एक आपको वहाँ पर आप एक ब्लू सी लाइन देखते हो। पैथोजन इन वाटर क्रिएट्स जॉन्डिस, कोलेरिया एंड टाइफाइड। तो ये सारे आपके वाटर पॉल्यूशन की वजह से आपकी जो बीमारियाँ लगती हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन। जो इम्पोर्टेंट है आपका बेसिकली एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ही है। सॉइल पॉल्यूशन भी वही है कि जो आपकी मिट्टी बेसिकली पॉल्यूटेड हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? डिफॉरेस्ट्रेशन है, आपका अर्बनाइजेशन है, जो आपकी बिल्डिंग्स बनती जाती हैं उसकी वजह से भी आपकी मिट्टी है वो आपकी पॉल्यूटेड हो जाती है। सो एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस टू सॉइल विच एडवर्सली अफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, उसकी वजह से बेसिकली आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इसके रीज़न क्या क्या है? पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइज़र, डिस्कार्ड मटेरियल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसकी वजह से आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बात करें हैं तो जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं जो एक अनप्लेजेंट नॉइज़ क्रिएट करती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। आप देखते हो ना शुगर वुगर की फैक्ट्री में मशीन बहुत तेज़ करती है, आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में बहुत इफेक्ट आता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कम फ्रॉम द सोर्सेज सच एज रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, गार्बेज ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो WHO रिकमेंडेड इंडोर साउंड शुड बी लेस देन 30 dB एंड 10 dB इंक्रीज इन वुड डबल द इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया है। इसके इम्पैक्ट क्या है? आपका सुनना कम हो सकता है, ह्यूमन की परफॉर्मेंस कम होती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है और आपकी नींद चली जाती है। तो ये है आपका पॉल्यूशन। अब हम शुरू करते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। उसके पहले आपको थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जब आपके एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज़ कर जाता है तो उसको हम बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट इज़ एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एंड इन द ट्रोपोस्फेयर। तो जो आपका ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसके पास का जो नियर बाई जो है इसका टेम्परेचर बहुत जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप देख रहे हो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग आपकी इतनी बढ़ गई है, जितना हम AC, रेफ्रिजरेटर और आपका जो AC वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हमारा बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है। तो उसके रीज़न क्या होते हैं? आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो सी लेवल है वो आपका हाई हो जाता है, जो आपका रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं जैसे हीट वेव, फ्लोटिंग वेव होती हैं वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती हैं, आइस कैप्स मेल्ट होने लगती हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने लगता है। ठीक है, प्लैंकटन जो होते हैं आपके वो बेसिकली लॉस कर जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो आपकी डिसीज़ हैं वो आपके स्प्रेड होने लगते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है अर्थ के जो ऊपर का टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में। आपको ये याद रखना है जो अर्थ के ऊपर का टेम्परेचर है, जो आपको लिखा है ना, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। तो जो ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो आपका टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम समझते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये आपका एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है दैट ब्लैंकेट्स द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स इट। देखो ये आपका अर्थ है, आप इसको इस तरीके से समझो, और ये आपका सन है। जब ये आपकी सन से रेज़ आ रही होती हैं तो आपकी कुछ रेज़ तो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, 30% जो रेज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। कुछ जो रेज़ हैं वो आपका अर्थ क्या होता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, कुछ रेज़ जिनको ये रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जो सन से आपकी रेज़ आ रही होती हैं और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर एक ग्लास का एक तरीके से एक ग्लास लगा देते हैं जिसकी वजह से जो ये रेज़ हैं ये वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाती हैं और यहीं पर आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जो ये अर्थ के ऊपर का टेम्परेचर है इसको वार्म रखती हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल अकरिंग फिनोमिना दैट ब्लैंकेट्स द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स इट, मेंटेनिंग द टेम्परेचर सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। ग्रीन हाउस गैसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ अर्थ कूलिंग एंड वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है ये आपका होना चाहिए आपके अर्थ पे। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपकी जो अर्थ है जिसमें साइकिल चल रहा है दिन रात का, और जो आपका जो
टेम्परेचर मेंटेन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और आपकी अर्थ फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। ये यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीन हाउस है यहाँ कैसे काम कर रहा है। ये सन से आपकी रेज आ रही है और आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने एक ग्लास लगा दिया गया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या हो रही है कि हमारी इसी के अंदर रह जा रही हैं। ये जो वेव आती हैं ये वेव आपकी शॉर्ट वेव होती हैं, बट जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो आपकी वेव जाती है वो आपकी लॉन्ग वेव होती है। तो ये भी हीटेड होती है, तो ये जो आपकी ग्लास के अंदर जो है वो आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है बिकॉज कि ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपकी विंटर्स होती हैं पूरे टाइम, मतलब तो वहाँ पे वेजिटेशंस के लिए बेसिकली हम ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज़ करते हैं। ये ग्रीन हाउस ट्रैप द सन्स एनर्जी इनसाइड द एंड कीप्स द प्लांट्स वार्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेजिटेशन वगैरह कर सकते हैं जहाँ पर आपके विंटर सीजन्स वगैरह में, या विंटर जहाँ आपका वेदर होता है वहाँ पर आपको जब सनलाइट नहीं मिलती है तो हम इस तरीके से सन की रेस को इकट्ठा कर सकते हैं एक तरीके से। तो जस्ट एज अ ग्रीन हाउस दैट कीप्स द एयर वार्म इनसाइड इट्स चैम्बर, वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैसेज वार्म्स द अर्थ। तो जैसा आपको ये ग्लास दिख रहा है ना, ये ग्लास ये क्या काम कर रहा है, ये आपके अर्थ की रेज, रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको आपके अर्थ के ही एटमॉस्फेयर पे रख रहा है जिससे ये वार्म हो जा रही है। तो ये ग्लास लेयर का काम जो है वो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन। अभी मैं उन गैसेस के बारे में बात करूँगी। तो जो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो आपकी बेसिकली ये आपके अर्थ को वार्म रखती हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी वार्मिंग और कूलिंग को बैलेंस करने के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस विच अकर नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। द प्रोसेस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द वार्मिंग ऑफ अर्थ, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपने यहाँ पे देखिए दो प्रोसीजर होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द सन, जो आपकी सन है वो आपकी एनर्जी को एमिट करेगी एंड वो एनर्जी आपकी अर्थ पर आएगी। ठीक है, बिकॉज द सन इज़ वेरी हॉट, द एनर्जी एमिटेड इज़ हाई एनर्जी शॉर्ट वेव लेंथ। जो आपको वर्ड याद रखना है कि ये शॉर्ट वेव लेंथ की होती है जो आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पेंट्रेट करती है। अबाउट 30% ऑफ द सन एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक इनटू द स्पेस by the atmosphere, cloud and surface of the earth. Rest of the sun's energy absorbed into the earth system. Emission: the earth re-emit the energy back into the atmosphere because the earth is cooler than sun. The energy is emitted in the form of infrared radiation at a wavelength longer than incoming solar energy. याद रखना, जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर जो वेवलेंथ जाएगी उसका जो वेवलेंथ होगा वो आपका लॉन्गर होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो आपका ग्लास का काम कर रहा था ना अभी आपको मैंने दिखाया, वही सेम काम हमारा ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द लॉन्ग वेव एनर्जी, जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी रिफ्लेक्ट करने के बाद जाती है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनको ऑब्जर्व करती है और उसको एमिट करती है, एमिट फ्रॉम द अर्थ सर्विस, प्रिएम्प्टिंग इट फ्रॉम स्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सिस्टम। वो अर्थ सिस्टम से वो स्किप ना हो जाए, तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उसको बेसिकली एमिट करती हैं, जिससे आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपका बेसिकली आपका साइकिल मेंटेन रहता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस देन री एमिट्स द एनर्जी इन द ऑल डायरेक्शन एंड वार्म द अर्थ सरफेस एंड द लोअर द एटमॉस्फेयर। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे आपका ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो आपकी अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ह्यूमन रोल जो है, अब देखो आपको ये पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में एज इट प्रेजेंट है, बट क्या होता है कि जो हमने अभी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, इसकी वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसका कंसंट्रेशन बदल जाता है। तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ हैं उसको ये स्टोर करती हैं, तो इससे जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये जो आपका थोड़ा सा आपका डिसएडवांटेजेस आ जाएगा। द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट सेंचुरी ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन। आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें आपकी 6 से 7 गैसेस है, वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके अमाउंट में प्रेजेंट है, बट जैसे ही आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा हो जाएगा, या जो एक नेचुरल आपका थ्रेशोल्ड लेवल है उससे ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट पे असर करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीज हैज़ एम्पलीफाइड द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग मोर ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाई द अर्थ। फिर जो मैंने आपको बताया कि जो आपका अर्थ है वो आपसे जो ये आपकी लॉन्गर वेव निकल रही थी वो गैसेस और एनर्जी को ट्रैप करेंगी, इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर पाया तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है।
तो जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि यहाँ से जो आपकी सनलाइट है वो एनर्जी दे रही है अर्थ को। सम सोलर रेडिएशंस बेसिकली जो आ रही है यहाँ से सनलाइट, तो वो आपकी क्या है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। सम सोलर रेडिएशंस इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, सम रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द सम ऑफ द इंफ्रा रेडिएशन passes through the atmosphere. Some is absorbed and some is re-emitted in all the direction by green gases molecule. The effect of this is to warm the earth surface and the lower atmosphere. ठीक है, ये याद रखना कि मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो काम है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को बेसिकली वार्म रखना है। तो अब हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरेनेटेड गैसेस, ये आपकी बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वाटर वेपर जो है इट इज़ द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट अमंग ह्यूमंस आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटेड दिस गैस इन अ क्वांटिटी सफिशिएंट टू चेंज इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। हाउएवर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सपोज ये एक नॉमिनल अमाउंट में तो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो कार्बन साइकिल है वो आप उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड हो जाते हैं। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली हमें क्या चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो हमें कोई ऐसे नेचुरल एबिलिटी चाहिए जिसकी वजह से ये आपका एटमॉस्फेयर में ये सिंक हो सके। लाइक फॉर आप बहुत सारे प्लांट्स लगाओगे तो प्लांट्स की में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करते हैं, तो बेसिकली वो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में आ रहा है उसको वो सिंक कर लेंगे। तो इसको रिड्यूस करेंगे अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन कम करना है, मतलब हमारा जो एक नॉमिनल फिनोमेना है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम करेंगे और उसकी अदर स्ट्रेटजी ढूंढेंगे एनर्जी एफिशिएंट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लो कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका सोर्स क्या है। तो मीथेन का सोर्स है आपका वेटलैंड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो नेचुरल गैस सिस्टम की लीकेज होती है, इसकी वजह से जो मीथेन होता है उसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है जैसे फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, फ्लोरेनेटेड गैस जो होती है, जैसे फ्लोरेनेटेड गैस जो है, जैसे हमारा पहले क्या होता था कि रेफ्रिजरेटर में, एसी में पर फ्लोरोकार्बन यूज़ होता था। ठीक है, तो बट इसकी वजह से क्या था कि जो हमारा ओजोन लेयर है, जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो आपका डिप्लेट कर रहा था। फिर उसके बाद हमने यूज़ करना शुरू किया हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर तो डिप्लेट नहीं किया, बट इसका साइड इफेक्ट क्या आया कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस आपकी इंक्रीज़ कर गई। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस था उसकी जगह हमने हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन यूज़ किया एज अ रेफ्रिजरेंट में। आपकी एसी की रेफ्रिजरेटर की बात कर रही हूँ मैं। तो दीज केमिकल वर डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बिकॉज दे डू नॉट डिप्लेट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। बट आपका जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो था वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस पे इफेक्ट डालने लगा विथ लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ लाइन्स। तो इसकी वजह से बेसिकली आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। ठीक, ये आपके जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गई, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।